कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द शंकर IAS चैप्टर 4 सीरीज. सो डू कमेंट डाउन बिलो इफ यू आर लाइकिंग इट, so I can get the motivation to make further videos of the further chapters, but right now it is up till chapter 4. तो पहला टॉपिक है रिलेटेड टू मैंग्रोव्स. तो हमने वेटलैंड्स कवर कर लिया, ठीक है, एस्चुअरीज कवर कर लिया, तो मैंग्रोव्स देख लेते हैं. अब वेटलैंड और मैंग्रोव्स में क्या फ़र्क है. बेसिकली वेटलैंड पूरा एक इकोसिस्टम होता है. मैंग्रोव्स में वेटलैंड्स क्या है, वेटलैंड्स में जैसे हमने इनलैंड वेटलैंड्स देखी हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक है, उस तरीके के उनको वेटलैंड्स कहते हैं. ठीक है, जो क्राइटेरिया था 3 मीटर जो डीप होगा उसको लेक कहेंगे, पर जो 3 मीटर से कम डीप होगा, जो शैलो होगा, उसे वेटलैंड कहते हैं. एंड वहाँ पे मैक्रोफाइट्स की ग्रोथ होगी, जबकि लेक में मैक्रोफाइट्स की ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड प्लैंक्टन्स की ग्रोथ होती है. सो मैंग्रोव्स देख लेते हैं. मैंग्रोव्स क्या है, बेसिकली प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन इन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन्स. तो कोस्ट लाइन रीजन्स में जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी, जो ट्रीज, बुशेज, ठीक है, छोटे छोटे होंगे, उनको मैंग्रोव्स कहते हैं. Below high water level of spring tides which exhibit remarkable capacity of salt water tolerance. इनकी खास बात क्या है कि सॉल्ट वाटर टॉलरेट कर लेते हैं. अब कोस्ट लाइन का पानी इतना फ्रेश वाटर तो होगा नहीं ना, सॉल्ट वाटर ही होगा, तो वो भी सह लेते हैं, इसीलिए इनको मैंग्रोव्स कहते हैं. सो दे आर बेसिकली एवरग्रीन. एवरग्रीन है, लैंड प्लांट है, जो शेल्टर्ड शोर्स में बेसिकली ग्रो करते हैं. ठीक है, जैसे कि डेल्टाज, एस्चुअरीज, बेस, क्रीक्स. ठीक है, क्रीक्स आपको सर क्रीक लाइन याद आनी ही आनी चाहिए. ठीक है, जो हमारी कच्छ रीजन में है, पाकिस्तान और हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ऐसे आप पॉलिटी से भी थोड़ा रिलेट करते रहोगे, मैप लोकेशन से, तो आपको ध्यान आता रहेगा. बैरियर से ग्रेट बैरियर रीफ है जो, ठीक है, उस तरीके से आपको याद रखना चाहिए. द बेस्ट लोकेशन इज जहाँ पे अबंडेंट सिल्ट होता है. अब सिल्ट है तो काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं, अब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो लेके आती है बहुत सारे सिल्ट अपने साथ, है ना, तभी तो वो डेल्टास बनाती है, एस्चुअरीज भी बनाती है ना. सो इसीलिए एंड देयर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू सैलिनिटी, स्ट्रेस एंड टू वाटर लॉक्ड एनारोबिक मड इज हाई. तो क्या होता है भाई, कोस्ट लाइन होगी, अब सिल्ट होगा इतना ज़्यादा, सिल्ट तो आता रहता है, कभी फ्लडिंग हो गई तो कितना ज़्यादा सिल्ट हो जाएगा. तो अगर बहुत सारा सॉयल हो गया, अगर मैं आपके ऊपर बहुत सारा सॉयल भर दूँ तो आपको सांस आएगा क्या? नहीं आएगा ऑब्वियसली. तो प्लांट्स को भी तो सांस लेना है ना, उनके रूट्स को. ठीक है, तो क्या होता है जब वो एनारोबिक कंडीशंस क्या होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो प्लांट्स को सांस ही नहीं आता. तो ठीक है, तो एक तो सैलिनिटी स्ट्रेस है, क्योंकि वहाँ पे ओशन का पानी इतना खारा होता है, तो वो अलग अलग तरीके की अडेप्टेशन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे. एक तो ये न्यूमेटोफोर्स ही है, मैं आपको आगे बताऊंगी न्यूमेटोफोर्स होते क्या हैं. ठीक है, सो इसका पी साइलेंट है, पी न्यूमेटोफोर्स नहीं होता है. ठीक है, सो दे रिक्वायर हायर सोलर रेडिएशन हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम सैलाइन या फिर ब्रैकिश वाटर. ठीक है, अब आपको पता है कि फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर के बीच का होता है ब्रैकिश वाटर. तो इनकी पास टेंडेंसी होती है कि फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि काम तो इनका फ्रेश वाटर से चलेगा ना, खारा पानी पी के कहाँ जाएंगे. सो इट प्रोड्यूसेस न्यूमेटोफोर्स, जिनको ब्लाइंड रूट्स भी कहते हैं, टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन द एनारोबिक सॉइल कंडीशंस. मैं आपको आगे बताऊंगी एनारोबिक क्या होते हैं, ये न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं. मैंग्रोव्स अलग अलग तरीके के होते हैं. सम स्पीशीज सेंड आर्किंग प्रॉप रूट्स डाउन द वाटर स्पीशीज, वाइल अदर जैसे कि एविसीनिया जो वर्टिकल न्यूमेटोफोर्स लेकर आती है. तो देखो भाई, न्यूमेटोफोर्स ये होते हैं, देखो ये ऊपर ऊपर रूट्स नहीं आ रहे, जैसे कि आप कभी गेहूं उगा देते हो. ठीक है, तो ऐसी हल्की हल्की जिनको छोटे छोटे सैपलिंग्स कहते हैं वो आ जाते हैं, तो उस तरीके का अगर रूट्स आए तो उनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं. तो बेसिकली ये जो सॉइल की एनारोबिक कंडीशन है, तो ये जो प्लांट है ना, ये इसके रूट्स हैं, कि रूट्स बाहर को आ गए हैं सांस लेने के लिए, समझे. और जो एविसीनिया और ये जो प्रॉप रूट्स होते हैं ना, आपने कभी बैनियन देखा है कि जो बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो ये जो बहुत बूढ़ा हो जाता है ना बैनियन, तो इसकी ये जो लटकने लग जाते हैं ना, ये रूट्स होते हैं उसके. ठीक है, तो इतना बूढ़ा हो गया कि अब उसके रूट्स लटकने लग गए, तो इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं. ठीक है, तो राइजोपोरा में इस तरीके के हैंगिंग रूट्स, जिन्हें प्रॉप रूट्स कहा जाता है. ठीक है, एंड जबकि एविसीनिया में वर्टिकल नीचे से आते हैं. ठीक है, तो ये थिंग्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, एंड तो क्या होता है, मैंग्रोव में ज़्यादा वाटर लॉस होता है. ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा पानी लेते हैं, ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, तभी तो वो सॉल्ट वाटर कंडीशंस में अपने आप को झेल पाएंगे. एंड लीव्स आर थिक एंड कंटेन सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स. तो ऑब्वियसली वो फ्रेश पानी अब्जॉर्ब करते हैं, तो सॉल्ट कहीं से तो निकालेंगे ना, तो सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं. एंड लीव्स आर थिक, ताकि वो इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन में अपने आप को मेंटेन कर सके. जैसे कि डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए क्या करते हैं, उधर भी यही होता है कि जो क्यूटिकल होता है प्लांट्स का, वो थिक होता है ना, एंड काफ़ी ज़्यादा थॉर्नी भी होते हैं, जिससे उनका वाटर लॉस मिनिमम होता है. ठीक है,
तो भाई मैंग्रोव्स में तरह तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो सीड्स क्या बहुत चालू होते हैं, ठीक है। मान लो ये मैंग्रोव है, अब ये अगर मान लो सीड इसका नीचे गिर गया, ठीक है, अब ये ऐसे होते हैं सीड्स तो नीचे गिर ही जाएगा, ठीक है। अब बहुत बार पॉलिनेटर्स भी सीड नीचे गिरा देते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये क्योंकि फिर इनके बहुत सारे सीड्स नीचे गिर जाते थे, पहले ऐसा होता था इनके साथ, तो इन्होंने क्या किया, हम नहीं, हम ऐसे तो हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो हमने एक तरीका निकाला कि बिफोर फॉलिंग इनटू द ग्राउंड सीड ट्री पे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सीड ट्री पे ही जर्मिनेट हो गए, तो दिस इज एन अडेप्टिव मैकेनिज्म, ताकि क्योंकि अभी आप सीड देखो कितना छोटा होता है, वो सैलाइन वाटर, नीचे तो सब सैलाइन है, तो नीचे तो वो उग ही नहीं पाएगा, एंड बार बार नीचे गिरता रहेगा तो इनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए सीड ऊपर ही उग जाता है, एंड फिर बाद में अगर नीचे गिर भी गया तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है इतने टाइम तक, है ना, ठीक है। तो ये बता दिया कि सॉल्ट सिक्रेटिंग लैंड्स होते हैं, इसीलिए इनके लीव्स पे कभी कभी आप क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट भी देख सकते हैं। फिर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं इनके पास, ठीक है, एंड मेनली जो स्टिल्ट रूट्स के फॉर्म में होते हैं। तो आप ये देखोगे ना, इसके ये स्टेम्स नहीं है, इसके रूट्स हैं, इनको स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो मेन ट्रंक से निकलते हैं अबव द ग्राउंड, दोज आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। हमने 3 तरीके के रूट पढ़े, एक तो पढ़े हमने स्टिल्ट रूट्स, एक प्रॉप रूट्स और एक न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट्स हमने ये देख लिए। प्रॉप रूट्स कौन से होते हैं, जैसे कि बैनियन ट्री हो गए, यहाँ से लटकते रहते हैं जो, उनको प्रॉप रूट्स कहते हैं, और न्यूमेटोफोर्स जो ग्राउंड से हल्के हल्के रूट्स बाहर आ जाते हैं फॉर टू बेसिकली सर्कमवेंट द एनारोबिक कंडीशन। सो ये एम्फीबियंस का बता रखा है कि पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट मतलब इतना कुछ खास नहीं है। सो मैंग्रोव प्रोफाइल इन इंडिया, तो भाई मैंग्रोव जो सुंदरबंस के हैं वो सिंगल लार्जेस्ट टाइडल होलोफाइटिक मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो सिंगल ब्लॉक है वहाँ पे इतना ज़्यादा मैंग्रोव्स का, ठीक है। तो मेजर स्पीशीज कौन से जो हमने ऊपर पढ़ ली, राइजोपोरा, ठीक है, एविसीनिया भी पढ़ लिया हमने। सो इस तरीके की स्पीशीज़ हैं, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट फेमस किसके लिए, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। एंड अभी खतरा क्यों है मैंग्रोव्स को सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इनको क्लियर किया जाता है, ठीक है, कि भाई हम एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इशू, सो पीपल नीड बेसिकली फूड टू सर्वाइव। सो मैंग्रोव ऑफ भितरनिका, भितरकनिका हम बहुत बार पढ़ते हैं, भितरकनिका के मैंग्रोव्स, भितरकनिका के, सो ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, पॉइंट याद रखना, ठीक है। एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड मैंग्रोव स्वैम्स होते हैं इन द इंटरटाइडल मड फ्लैट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ क्रीक्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टैक्टिक रीजन। तो यहाँ पे बार लोग गोदावरी का डेल्टा बन रहा है और यहाँ पे कृष्णा का बन रहा है, तो यहाँ पे बीच में काफ़ी सारे मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव्स कहाँ मिलते हैं, पिचावरम एंड वेदायरनम आर डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड्स, ठीक है। तो एक्वाकल्चर पॉन्ड्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बंद हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन करना चालू कर दिया। तो ये मैंग्रोव प्रोफाइल है, ये आप याद रख सकते हैं। तो देखो आपने ऐसे याद करना है कि जहाँ जहाँ रिवर आएगी और अपना डेल्टा बनाएगी ना, डेल्टा मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, डेल्टिक रीजन्स में ज़्यादा सॉल्ट का होगा कंडीशंस में, एंड ज़्यादा सॉइल वाली कंडीशंस में मिलते हैं। तो मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात, ठीक है, और यहाँ पे रत्नागिरी मैंग्रोव्स, गोवा मैंग्रोव्स, ठीक है, कावेरी डेल्टिक मैंग्रोव्स, कृष्णा, महानदी एंड सुंदरबंस, ठीक है। तो दीज यू मस्ट रिमेंबर, नर्मदा तापी वाले नहीं है, ठीक है, इधर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी का भी है, कृष्णा गोदावरी का इकट्ठा है, सुंदरबंस का हमें पता है, बस ये दोनों याद रख लेना, बाकी यू आर डन विद। एंड ये फिर अंडमान एंड निकोबार मैंग्रोव्स भी हैं, लक्षद्वीप के भी होते हैं, बट वो पता नहीं इसमें मेंशन क्यों नहीं कर रखा। ऑन द वेस्ट कोस्ट, अब वेस्ट कोस्ट पे क्या होता है, मोस्टली स्क्रबी एंड डिग्रेडेड मैंग्रोव्स, काफ़ी स्क्रबी एंड डिग्रेडेड ही हैं, ठीक है, बहुत सारे इन द इंटरटाइडल रीजन और एस्चुअरीज, क्योंकि यहाँ पे एस्चुअरी रीजन मिलता है नर्मदा तापी का, तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिग्रेडेड है, इसीलिए ज़्यादा मेंशन नहीं कर रखा। सो मैंग्रोव वेजिटेशन केरला में भी काफ़ी स्पार्स और थिन है, ठीक है, तो कभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। सो गुजरात मैंग्रोव्स एविसीनिया आर मेनली फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोरी क्रीक, ठीक है। तो कोरी क्रीक क्या क्या है, यहाँ पे जो इंडस मिलती है ना, इंडस यहाँ पे अरेबियन सी में बेसिकली ड्रेन होती है, तो वहाँ पे एंड में इसमें कोरी क्रीक बनती है, ठीक है, नाम है उसका कोरी क्रीक। तो गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोरी क्रीक में काफ़ी ज़्यादा ये मिलते हैं, एविसीनिया एंड राइजोफोरा। तो मैंग्रोव्स आर ऑफ स्क्रबी टाइप एंड स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, फॉर्मिंग नैरो एंड डिसकॉन्टिन्यूस पैचेस ऑन सॉफ्ट क्लेई मड, ठीक है। तो मैंग्रोव स्क्रबी टाइप के भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे वेस्ट कोस्ट में, स्पेसिफिकली वेस्ट कोस्ट के बारे में बता रखा है, एंड इनकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। कंडीशन ऑफ मैंग्रोव्स इंप्रूव हो रही है स्पेसिफिकली इन द कोरी क्रीक, जो मैंने बता दिया, ये एक पैलियो डेल्टा है इंडस रिवर का। सो इन साइज मैंग्रोव्स रेंज फ्रॉम बुशी स्टैंड्स ऑफ ड्वार्फ
मैंग्रोव्स फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ टू टॉलर स्ट्रैंड जो सुंदरबंस में मिलते हैं। अब वेस्ट साइड्स में, अब आप खुद ही सोच सकते हैं, देखो ये सिल्ट वगैरह के रीजन में ज़्यादा मिलेंगे। एंड वेस्ट साइड तो आपको पता ही है थोड़ा ज़्यादा, बेसिकली इट इज़ अ वाटर शेड एरिया, ठीक है। तो रेन फेड तो है नहीं है वहाँ पे, तो रेन फेड एरिया नहीं है, रेन स्पार्स एरिया है, तो इसीलिए आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे जो मैंग्रोव्स हैं उनकी भी इसी तरीके की स्क्रबी तरीके की हालत है। जबकि टॉलर अच्छे खासे मैंग्रोव सुंदरबन रीजन्स में मिलते हैं। अंडमान में कैसे मिलते हैं? स्मॉल टाइडल एस्चुरीज है, ठीक है, एंड सपोर्ट डेंस एंड डाइवर्स अनडिस्टर्ब मैंग्रोव फ्लोरा। अब यहाँ पे क्यों फ्लोरिश कर रहा है मैंग्रोव? क्योंकि यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड है। सो दिस इज द थिंग। तो रोल ऑफ मैंग्रोव्स क्या है? वही जो रोल ऑफ वेटलैंड्स है, ऑलमोस्ट सेम, कि भाई स्पेशल रूट्स है इनमें यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है? वाटर फ्लो को कर्व करने में काम करते हैं, सेडिमेंट्स को फ्लो नहीं होने देते। एक तो रिवर आ गई एंड सेडिमेंट्स बिखेर के चले गए, तो ये सेडिमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फिश बनाते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, जो कोस्टल लोलैंड्स है उनकी बार बार इनंडेशन मतलब बार बार फ्लडिंग को रोकते हैं एंड मॉडरेट करते हैं टाइडल फ्लड्स को, सॉइल इरोजन को कम करेंगे, ठीक है। तो कोस्टल लैंड्स को सुनामी वगैरह से, हरिकेन से, क्योंकि ये ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं कि तुम्हें मेरी छाती पे से होके गुजरना पड़ेगा वाली चीज़। एंड मैंग्रोव्स एनहांस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्योंकि रिप्लेनिश करता रहता है सॉइल यहाँ पे, सो न्यूट्रिएंट्स भी रिसाइकल होते हैं। अब पेड़ है तो यहाँ पे आसपास फ्लोरा फोना भी आ जाएगी, तो उसको भी सपोर्ट करेगा। ब्रीडिंग वगैरह के लिए जो फिशेज है उसकी सपोर्ट करेगा इकोसिस्टम को। एंड इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेटिक, बेसिकली फ्लड्स एंड साइक्लोन से प्रोटेक्ट करेगा। फायरवुड मेडिसिन प्लांट्स प्रोवाइड करेगा एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो किंग कोबरा के बारे में बता रखा है कि वो अच्छा स्विम भी करता है, एंड दिस इज द थिंग। सो देन देख लेते हैं भाई इसको थ्रेट क्या किस चीज़ का है। सो सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल पर्पज से इसको क्लियर किया जाता है कि भाई छोड़ो ये मैंग्रोव्स क्या क्या दिखता है लोगों को, तो कीचड़ दिखता है, तो वो सोचते क्या फ़ायदा इसका, मतलब ही क्या है। तो लोगों को जब तक आप अवेयर नहीं कराओगे इसकी बेनिफिट का, सो दे विल ऑब्वियसली क्लियर इट फॉर एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पज। एंड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो बेसिकली रन ऑफ की दिक्कत, एग्रीकल्चर रन ऑफ फिर रिवर से ज़्यादा जाके मिलता है एंड दिस विशियस साइकिल गोज ऑन। देन हम देख लेते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। सो कोरल क्या होता है भाई? एक्चुअली लिविंग एनिमल होता है, हमने बहुत बार करंट अफेयर्स में भी कवर किया है। तो एक लिविंग एनिमल होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को अपना अपना फायदा होता है। सो इसमें क्या होता है? एक जूजैंथली होती है, ये एक एल्गी होती है जो कोरल के अंदर रहती है, ठीक है। तो एल्गी बहुत चालाक होती है, बोलती है अरे मैं सी बेड में नहीं रहूंगी, मेरे कोई स्टैंडर्ड्स हैं ब्रो, आई विल लिव ऑन कोरल, ठीक है। तो यार मान लो ये कोरल है, तो इसके अंदर ये जूजैंथली रहती है। तो अब एल्गी है तो क्या फोटोसिंथेसिस तो करेगी ही, ठीक है। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी तो क्या होता है? एल्गी खुद के लिए खाना बनाएगी एंड एल्गी बहुत ऐसे चमक धमक के रहती है, तो इसके पास पिगमेंट्स भी होते हैं, तो कलर भी प्रोवाइड होता है इससे। तो बेसिकली जो कोरल्स का कलर होता है वो जूजैंथली की प्रेजेंस से होता है, वरना ऊपर का कोरल तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो वाइट ही होता है। सो नीचे की जूजैंथली की वजह से उसमें कलर आता है, ठीक है। सो जूजैंथली असिस्ट कोरल इन न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन, तो न्यूट्रिएंट तो अब एल्गी ही बनाएगी फोटोसिंथेसिस से। दीज एक्टिविटीज विद फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी इनहैंस कैल्सिफिकेशन, तो क्या होता है? इसी जो न्यूट्रिएंट जो एल्गी बनाती है ना, उससे जो कोरल है उसकी कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। सो टिश्यूज इन कोरल देमसेल्व्स आर एक्चुअली नॉट द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द कोरल रीफ, बट ये वाइट ही होते हैं, ठीक है। कोरल में तो वाइट ही होते हैं, कोरल को जो जूजैंथली है उससे कलर मिलता है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो होस्ट क्या होता है? अब होस्ट आप बोलोगे कि कोरल क्या फायदा करा रहा है फिर एल्गी को? भाई उसको रहने के लिए जगह दिला रहा है, वरना वो सी बेड पे पड़ी होती कहीं पे। सो उसको रहने के लिए जगह दे रहा है एंड कोरल को बेसिकली अपने कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर के लिए एल्गी से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरल्स, हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स, ठीक है। जैसे कि हार्ड कोरल्स, सॉफ्ट कोरल्स में जैसे सी फैंस एंड गोरगोनियंस, ठीक है। तो हार्ड कोरल्स ही रीफ बनाते हैं। अब हार्ड है, सख्त है, अंबुजा सीमेंट की तरह, तो वही रीफ्स बनाएंगे ना। रीफ तो इतनी ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग भी होती है ना कई कई जगह पे, दे कैन इवन टेयर द बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट शिप्स, ठीक है। सो दैट्स वाई रीफ से बसते हैं काफ़ी सारी शिप्स भी इवन। सो बिल्डर्स ऑफ कोरल रीफ्स ऑफ टाइनी प्लांट जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। वही बता रखा है, ये जो कोरल्स हैं इनको पॉलिप्स भी कहते हैं। सो दी पोरल क्या होता है? बड़े होते हैं फिर मर जाते हैं, तो उनके बीच में बाद में जो कोरल की जो लेयर होती है ऊपर वाली, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट की बताया, तो उसको छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये
लाइमस्टोन क्रिएट हो जाता है, स्केलेटन होती है बेसिकली, तो लाइमस्टोन कॉलोनाइज्ड बाय न्यू पॉलिप्स, ठीक है, तो इसी के अंदर न्यू पॉलिप्स आ जाते हैं। देयरफॉर अ कोरल रीफ इज बिल्ट अप लेयर्स ऑफ दी स्केलेटन कवर्ड अल्टीमेटली बाय लिविंग पॉलिप्स, ठीक है, तो बाद में यहीं पे फिर जूजैंथेली रहने आ जाती है। सो ये विशियस साइकिल चलता रहता है एंड रीफ यही होती है बेसिकली, जो स्केलेटन्स है मर जाते हैं इतने सारे कोरल्स, उनकी होती है, ठीक है, तो एक नेचुरल साइकिल से भी मरते हैं, फिर जो ह्यूमंस के इंटरफेरेंस से अगर बेसिकली अर्ली कोरल ब्लीचिंग होती है तो उससे भी कोरल्स की अर्ली डेथ हो जाती है। सो रीफ बिल्डिंग प्रोसेस कैन फॉर्म वाइल्ड रेंज ऑफ बेसिकली शेप्स, अलग अलग तरीके की बनती है, मैं आपको अभी बताती हूँ। सो कोरल रीफ्स क्या होता है, ब्रांच टेबल लाइक एंड अलग अलग तरीके की होती है। लेट मी शो यू हेयर। हाँ, नहीं, हम पहले ना फीचर्स देख लेते हैं इसके, ये यहाँ पे दे रखी है क्लासिफिकेशन, देन आई शो यू विद अ पिक्चर। सो कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में बता रखा है भाई, काफ़ी कम डिग्री सेल्सियस, अब 39 डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट है, तो सोचो कितनी कम टेम्परेचर में रहते हैं। एंड ये बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कि भाई हमारे पास कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा हैं दैन ट्रॉपिकल रीफ्स। हम सोचते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ज़्यादा रीफ्स है, पर नहीं, कोल्ड वाटर रीफ ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। सो तो लार्जेस्ट वाटर कोल्ड वाटर कोरल रीफ का है नॉर्वे में, ठीक है, जो बाल्टिक कंट्रीज है, नॉर्वे स्वीडन उधर पड़ती है। फीचर्स क्या है, दीज अकर इन शैलो ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, तो जो जनरल फीचर है कि भाई ये ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं पर कोल्ड एरियाज में भी मिलते हैं, जहाँ में वाटर क्लीन क्लियर या वार्म होता है, ठीक है। कोरल रीफ इंडिया के कितने, ये याद कर लो, 19,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये मोस्ट प्रोडक्टिव है कोस्टल इकोसिस्टम की, क्योंकि यहाँ हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, क्योंकि भाई जहाँ एल्गी आ गई ना, अब एल्गी क्या है, अब प्लांट्स जहाँ पे आ गए, प्लांट्स क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो अपने आसपास वो पूरा इकोसिस्टम बना देते हैं, चिड़िया आ जाएगी, ठीक है, सांप आ जाएगा, ग्रास होपर आ जाएगा, तो वैसे ही एल्गी है, तो एल्गी भी प्रोडक्टिविटी कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो अपने आसपास ही ऐसा इकोसिस्टम बना लेते हैं जिसके बेसिस पे आसपास के ऑर्गेनिजम्स थ्राइव करते हैं। सो बेसिकली हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बनाते हैं। द हाई प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ओन प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन मीन्स सबसे पहले कौन प्रोडक्शन करता है, जैसे कि ट्रीज होते हैं या घास लगा लो, जो भी है, ठीक है, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वही एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करता है। रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद पॉलिप्स, कोरल एनिमल्स एंड जूजैंथेली, मैं बता चुकी हूँ। सो कोरल्स आर जनरली स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज, ठीक है, एंड जूजैंथेलीज आर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है कि दूसरे दूसरे कोरल्स में भी वो अपनी जगह बना लेते हैं। इवन दो कोरल्स लिव इन न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स, देयर कैपेसिटी टू रिसाइकिल द स्कार्स न्यूट्रिएंट्स इज इनॉर्मस, ठीक है, तो रिसाइकलिंग करते रहते हैं। एंड कोरल रीफ इकोसिस्टम मेनी वर्टिब्रेट्स, तो आसपास काफ़ी वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं इन क्लोज एसोसिएशन, क्योंकि मैंने बताया कि हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम हाईली प्रोडक्टिव हो जाता है। एंड इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस भी कहा जाता है, समझे आप, ठीक है, तो इतना हाई इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसकी, भाई लोकेशन के बेसिस पे फ्रिंजिंग, पैच, बैरियर एंड अटोल तरीके के होते हैं। तो फ्रिंजिंग में ये आपको पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। देखो, फ्रिंजिंग इस तरीके के होते हैं कि ये रीफ है, ठीक है, ये पैरेलल चल रही है टू द लैंड इस तरीके से, ठीक है, तो ये आगे सी है यहाँ पे। बैरियर रीफ क्या होता है, यहाँ पे एक ये यहाँ पे ये रीफ बन गई पूरी, एंड यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। पैच मतलब एक आइसोलेटेड जगह में होता है प्रेजेंट पैच रीफ। अटॉल रीफ क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे लगून आ गया, ठीक है, ये पूरा लगून है, एंड यहाँ पे पूरा यहाँ पे पानी है, बीच में लगून आ गया, एंड यहाँ पे सी है, तो ये रीफ पूरा प्रेजेंट हो गई। सो दिस इज अटोल रीफ। मैं आपको और फोटो से क्लियर कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है, तो ये फ्रिंजिंग रीफ है, मतलब लैंड मास के पैरेलल होगी, ठीक है। एंड बैरियर रीफ, ये देखो, बैरियर रीफ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, हमने पिछले में पढ़ा। पैच रीफ क्या है, अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी प्रेजेंट होती है, एंड दिस इज अटॉल रीफ, ठीक है। सो दिस थिंग्स यू मस्ट क्लियर। और ये मैं कोरल ब्लीचिंग के आपको पहले दिखा देती हूँ, ऐसे सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, कोरल मतलब इसमें जैंथली उड़ गई एंड सिर्फ लाइमस्टोन की लेयर बची है। सो दिस इज कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई, तो ये क्या बता रहे हैं, जो फ्रिंजिंग वाली है, जो लैंडमास के पैरेलल होती है कॉन्टिग्युअस विद शोर, तो ये कहाँ है, हमारे यहाँ अंडमान में पाई जाती है। पैच रीफ्स क्या होती है, आइसोलेटेड एंड डिसकॉन्टिन्यूस पैचेस, ये हमारे कहाँ, पाल बे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है। बैरियर रीफ जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ है, तो ये क्या होते हैं, दे रन पैरेलल टू कोस्ट लाइन्स एंड अराइज फ्रॉम सबमर्ज्ड शेल्फ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, तो नीचे से वो अराइज होते हैं। द वाटर बॉडी बिटवीन रीफ, जो एक वाटर बॉडी होती है, हमने ये देखा कि
मैं आपको फोटो, जो वाटर बॉडी होती है उसको लगून कहा जाता है। ये निकोबार और लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये बैरियर रीफ है, ये वाटर बॉडी है इसके बीच में, एंड ये रीफ और ये यहाँ पे लैंड, तो इसको लगून बोला जाता है बीच में। देन अटॉल, अटॉल क्या है, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लीफ दैट अराइज फ्रॉम सबसाइडिंग सी फ्लोर प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड एग्जाम्पल कहाँ है हमारे यहाँ, लक्षद्वीप और निकोबार में मिलता है, ठीक है। अगर रीफ बिल्डिंग पैरेलली ना हो और मतलब सब्सिडेंस, मतलब नीचे ज़्यादा घुस रही है और रीफ अच्छे से बिल्ड नहीं हो रही, तो रीफ सबमर्ज हो जाती है, जैसे कि लक्षद्वीप में पाई जाती है। सी ग्रासेस भी उगती है इन ऑन द कावारती अटॉल। ये जो अटॉल इस तरीके का है वो लक्षद्वीप की कैपिटल कावारती में पाया जाता है, एंड वहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं, ठीक है। सो अंडमान एंड निकोबार में काफ़ी ज़्यादा, हाँ ये आप याद कर सकते हैं, हमारे यहाँ 4 मेजर रीफ हैं जो हमने ये पढ़ी अभी। सो अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा रिचनेस है स्पीसीज की, फिर लक्षद्वीप में, फिर मन्नार में और फिर कच्छ में, ठीक है। तो ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, कभी भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फंक्शंस क्या है भाई, नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स है अगेंस्ट इरोजन, ठीक है, क्योंकि अपने आप में बाइंड कर लेंगे ये, ठीक है, चीज़ों को। कोरल एनिमल्स आर हाईली अडेप्टिव, ठीक है। तो बेसिकली कैप्चरिंग न्यूट्रिएंट्स करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया पहले कि न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का काम करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोर है, ठीक है। मैंग्रोव्स के लिए सबस्ट्रेट का काम प्रोवाइड करते हैं, मैंग्रोव्स इनके ऊपर ही उगते हैं। सो कोरल रीफ्स प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, मैंने बताया कि ये एक हाई बायोडाइवर्सिटिक रीजन होता है। थ्रेट क्या है, नेचुरल कॉजेज में बी ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ रीफ डिस्ट्रॉइंग, क्योंकि यहाँ ब्लीचिंग होती है, कोरल ब्लीचिंग में बता चुकी हूँ, एल्गी छोड़ के भाग जाती है। जब उसको एल्गी बहुत ऐसे ना मतलब एंग्जाइटी आ जाती है उसको, जब भी वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन देखती है, इसलिए वो भाग जाती है कोरल को छोड़ के, ठीक है, जो पॉलिप है उसको छोड़ के भाग जाती है। एंथ्रोजेनिक कॉजेज मतलब ह्यूमन की वजह से केमिकल पॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड माइनिंग एक्सेट्रा, मतलब हर तरीके की दिक्कत। सो कोरल रीफ इकोसिस्टम हैज बीन सब्जेक्ट टू डिग्रेडेशन ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है ना। कुछ नेचुरल है, कुछ एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब ह्यूमंस की वजह से, बट मोस्टली दे आर रिलेटेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर फिशिंग, इंक्रीजिंग सेडिमेंटेशन एंड न्यूट्रिएंट ओवरलोड, ठीक है। सो जो नेचुरल है वो किसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय होंगे, मतलब एलिनो, ठीक है, एलिनो वगैरह इवेंट्स। क्यों, क्या होता है कि बहुत सेंसिटिव होती है ना एल्गी, तो ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, मान लो 27 या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 35 डिग्री हो गया, तो वो भाग जाती है, वो स्ट्रेस में आ जाती है, वो मर जाती है, ठीक है, उसको छोड़ के। सो इसीलिए, एंड एपिजोटिक्स की वजह से भी वो आती है दिक्कत, तो मैं वो आपको अलग से हम आगे पढ़ लेंगे, उसमें एपिजोटिक्स का अलग से आ रहा है इसमें। सो कोरल रीफ ब्लीचिंग इज कॉमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ कोरल्स टू मेनी वेरियस डिस्टर्बेंसेस। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग और द पेलिंग, मतलब वाइट हो जाना उसका, एंड डेंसिटी बेसिकली जूजेंथिली की डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब एल्गी छोड़ के भाग जाएगी, ठीक है। ये देख लियो, हेल्दी कोरल मतलब जूजेंथिली है इसके आसपास, ब्लीच में क्या है, ये एल्गी भाग गई, और फिर डेड कोरल, ठीक है, ये डेड कोरल हो जाता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विद इन द जूजेंथिली फॉल, तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट बिल्कुल कम हो जाते हैं। सो व्हेन कोरल ब्लीच, तो ये काफ़ी ज़्यादा 60 to 90% एल्गी भाग जाती है वहाँ से, एंड उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी भाग जाते हैं। अगर स्ट्रेस सीवियर इतना ज़्यादा नहीं है तो एल्गी वापस आ जाती है विद इन फ्यू मंथ्स, पर अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो वो वापस नहीं आती, एंड कोरल होस्ट इवेंचुअली डाइज। हाई टेम्परेचर इज द मेन कॉज, एंड और जो दूसरे स्ट्रेसर्स हैं हम आगे पढ़ेंगे उनकी वजह से बेसिकली, या फिर जूजेंथिली दैट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, तो इन तरीके की चीज़ों की वजह से भी ज़्यादा ब्लीचिंग होती है। फोटोसिंथेसिस पाथवे इन जूजेंथिली आर इम्पेयर्ड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है वो नहीं हो पाती 30 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए। एंड हाई टेम्परेचर शॉक्स की वजह से ये नहीं हो पाता है, एंड दिस इन्वॉल्व डिटैचमेंट ऑफ निडेरियन, निडेरियन ये बेसिकली एल्गी का ही बता रहे हैं। सो ये एनिमल डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन है, सो आई वोंट गो इनटू दैट बिकॉज यू वोंट बी एबल टू गेट इट। सो एंड इवेंचुअल एक्सपल्शन ऑफ बोथ सेल टाइप्स, तो आपस में वो एक्सपेल हो जाते हैं। सो मेजर इकोलॉजिकल कॉजेज क्या होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया, वो नहीं झेल पाई तो एल्गी भाग गई, ठीक है। तो मेजर स्ट्रेसेस क्या देखे गए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर, क्योंकि ये सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही अपना काम करती है, इनका फोटोसिंथेसिस चलता है। एंड ब्लीचिंग इवेंट ऑल्सो अकर ड्यूरिंग सडन टेम्परेचर ड्रॉप्स, ठीक है, टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, ये एकदम से बढ़ गया, ठीक है, तो दोनों में ही एल्गी कम्स इन स्ट्रेस। सोलर इरेडियंस, ठीक है, सो ब्लीचिंग मोस्टली अगर ड्यूरिंग समर मंथ्स, ठीक है, या ड्यूरिंग सीजनल टेम्परेचर, ठीक है, जब घटता बदलता रहता है टेम्परेचर। एंड इन शैलो लिविंग कोरल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड यही बता रखा है जो एक्टिव रेडिएशंस हैं इनसे ज़्यादा में होता है, एंड यूवी रेडिएशंस
अगर इतने मतलब रेंज की मिलती है, नैनोमीटर रेंज की मिलती है, तो ज़्यादा ब्लीचिंग होती है। सब एरियल एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर टू रीफ टू द एटमॉस्फेयर इवेंट्स, ठीक है। अगर जो ये एल नीनो वगैरह, ला नीना हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एल नीनो ला नीना में क्या फ़र्क है। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो भी आपका सब एरियल एक्सपोजर हो रहा है, तब भी रीफ्स टेंड टू डाई। एंड टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ, मान लो कि एक प्लेट ही नीचे चली गई या प्लेट सबमर्ज हो गई या ऊपर आ गई, तो इसकी वजह से भी इनका डेथ हो सकता है। सेडिमेंटेशन, बेसिकली सेडिमेंटेशन अगर ज़्यादा होती रहे, सेडिमेंट लोडिंग होती रहे, तो जूजैंथेली ब्लीच होंगे, उनको सांस ही नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, रेस्पिरेशन तो करनी है ना उन्होंने भी। सो फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, रैपिड डाइल्यूशन ऑफ रीफ वाटर्स हैव डाइल्यूशन, क्योंकि जो रन ऑफ है, मैंने आपको बताया, अगर मैंग्रोव्स प्रेजेंट नहीं होंगे, मान लो एक जगह क्लियर ऑफ कर दिए, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ या फिर पेस्टिसाइड्स वाला आ जाएगा ओशियन में, एंड इससे क्या होगा कि डाइल्यूशन, फ्रेश वाटर मिलेगा ही नहीं एल्गी को, एंड इसीलिए फ्रेश वाटर नहीं होगा एंड दे विल टेंड टू डाई, ठीक है। देन देख लेते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की वजह से, प्रेजेंस से, रैदर देन कॉजिंग कोरल रीफ ब्लीचिंग, तो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बट मतलब पता नहीं चला है कि भाई एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने से क्या वो मर जाती हैं, तो बेसिकली बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं तो एल्गी को अच्छा लगता है, ठीक है, एक्चुअली इंक्रीजेज जूजैंथेली डेंसिटीज, बट ऑल द यूट्रोफिकेशन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन जूजैंथेली लॉस, इट कॉजेज सेकेंडरी एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। यूट्रोफिकेशन हमने पढ़ा था ना, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस रिच हो जाता है वो जो मतलब बेसिकली पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, कोई भी इकोसिस्टम, सो उसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि सेकेंडरी इफेक्ट्स आ जाएंगे यूट्रोफिकेशन से। अब एल्गी दूसरे एल्गी की या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मैसिव ग्रोथ हो जाएगी, फिश वगैरह डाई करने लगेंगी, सो दैट विल बेसिकली कॉज इंक्रीज इन जूजैंथेली रादर देन, मतलब हम नहीं ये कह सकते कि सिर्फ यूट्रोफिकेशन की वजह से जूजैंथेली लॉस होता है। सो दिस थिंग यू मस्ट थोड़ा बहुत रिमेंबर। जीनोबायोटिक्स, सो जूजैंथेली लॉस अकर्स ड्यूरिंग एक्सपोजर टू कोरल टू एलिवेटेड ऑफ द केमिकल, जैसे कि कॉपर, हर्बिसाइड्स, ठीक है, इनके एक्सपोजर से भी ज़्यादा डेथ होती है। एपिजोटिक्स, पैथोजन इंड्यूस्ड ब्लीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ब्लीचिंग, ठीक है, एपिजोटिक्स मतलब दूसरे पैथोजन के आने से, ठीक है। सो फ्यू पैथोजन जैसे कि प्रोटोजोआ वगैरह, इनसे ज़्यादा डेथ होती है एल्गी की, ठीक है, वो एल्गी चली जाती है। सो दिस इज़ द थिंग यू मस्ट रिमेंबर। सो गवर्नमेंट मेजर्स मैं एक और पार्ट में कवर कर दूंगी, बिकॉज ये अगर किसी और को वैसे भी देखना है तो इसमें आ जाएगा, सो हम इसको अलग से कवर कर लेंगे। सो अभी तक इतना करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो।